जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं विमर्श पीसीएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम बात करेंगे असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। जी हाँ, सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज आपको पूरी जानकारी देंगे सीएपीएफ के बारे में। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में सिलेबस, सैलरी, एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीजों के बारे में जानकारी देंगे। तो आप लोग जुड़ जाएंगे लगातार विमर्श पीसीएस के साथ। तो चलिए चलते हम लोग आपको सारी चीजों की जानकारी देंगे। तो देखो, असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बात करते हैं। तो असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी है जो आपका 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज होती हैं, उसके अंदर आपको असिस्टेंट कमांडेंट बनाया जाता है। लेकिन जैसे 7 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज कौन कौन सी होती हैं? आपकी एनएसजी हो गई, आपकी एसएसबी हो गई, आपका सीआरपीएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया, आपका सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ, और लास्ट में आपकी असम राइफल्स। तो ये हो गई। तो टोटल 7 जो पुलिसेज होती हैं, आर्म पुलिसेज होती हैं, वो आपकी क्या बनाती हैं? आपके असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसी फुलफिल कराती हैं। लेकिन इसमें से दो जो आपकी पुलिस फोर्सेज हैं, आपकी एक एनएसजी और आपका एक असम राइफल्स, ये दोनों वैकेंसियां आपकी सीएपीएफ, यूपीएससी, सीएपीएफ, एएससी के थ्रू नहीं कराती हैं। क्लियर है? यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के थ्रू नहीं कराती, ये खुद अपने सेल्फ कराती है। इनका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट जो आपका यूपीएससी हेल्ड कराता है एग्जाम, उसके थ्रू कौन कौन से? एक सीआईएसएफ, बीएसएफ, और आप सॉरी सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, ये सारे एग्जाम को, ये इसके अंदर ये जो 5 हैं आपकी पुलिस फोर्सेज हैं, इसके अंदर जो एग्जाम कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। सीएपीएफ एसी के नाम से इनका एग्जाम आता है। इसके लिए जो चीजें होती हैं, अब 2024 के अंदर बातें करें तो टोटल वैकेंसी इस बार कितनी आई है? तो इस बार वैकेंसी का नंबर थोड़ा सा ठीक है पिछली बार की अपेक्षा। तो टोटल वैकेंसी आपकी आई है 506। तो ये थोड़ा सा अच्छा अमाउंट है। उधर बात करें आपकी सीआई बीएसएफ के अंदर 186 आई है, सीआरपीएफ के अंदर 120 आई है, सीआईएसएफ के अंदर 100 आई है, आईटीबीपी के अंदर 58 आई है, और वहीं एसएसबी के अंदर 42 वैकेंसीज आई है। तो इस बार आप लोग अगर अपना सपना लेके बैठे हो किसी भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में अधिकारी बनने का, तो आपका इस बार सपना साकार होने में थोड़ी सी यूपीएससी ने भी हेल्प कर दी है, क्योंकि थोड़े से ज्यादा नंबर में वैकेंसी निकाल दी है। तो इस बार लगातार आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ विमर्श पीसीएस पर, और अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें। वही बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है 2024 के, पूरी जो क्राइटेरिया है वो कौन कौन से हैं। देखो, नेशनलिटी क्या होनी चाहिए? एनी मेल और फीमेल हु इज एन इंडियन सिटीजन। सीधी सी बात है, आप लोग कहाँ के सिटीजन होने चाहिए? सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत, भारत के नागरिक होने चाहिए आप। अब देखो, एज लिमिट क्या है? एज क्या है? मिनिमम एज 20 है और मैक्सिमम एज क्या है? 25। आपकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु आपकी 25 वर्ष होनी चाहिए। वहीं यहाँ देखो, एज रिलैक्सेशन किस किस को है? वहीं एज रिलैक्सेशन की बात करें, यूपीएस जो ओबीसी कैडर है, ठीक है, रिजर्वेशन एप्लीकेबल कितने का है? आपका 3 इयर्स का। एससी और एसटी के लिए कितना है? 5 इयर्स का। एक्स सर्विसमैन, सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट्स 5 इयर्स का, और जे एंड के डोमिसाइल 5 इयर्स का। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी का डिफरेंट डिफरेंट आपका क्या है? आपका एज रिलैक्सेशन है। अब जैसे इसमें होता है कि अगर आप लोग दो एज रिलैक्सेशन क्वालिफाई कर रहे हो, तो आपको दोनों एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया मिलेंगे। तो वो आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। वहीं यूपीएससी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, जो कि आपकी यूजीसी नेट के द्वारा एक क्या हो, रेपुटेटेड, या फिर एक ऐसी यूनिवर्सिटी हो जो उसने ग्रांट कर रखी हो, यूजीसी ने। सीधा दे, ए बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। ठीक है? तो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूजीसी ने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, उससे आपकी एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वो आपका एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। वहीं पर बात करें जैसे कैटेगरी, तो आपका एज रिलैक्सेशन की बात कर दी है। यहाँ पर सेम वही है, 25 ईयर जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 3 ईयर, एससी एसटी के लिए 5 ईयर, जे एंड के डोमिसाइल के लिए 5 ईयर, एक्स सर्विसमैन के लिए 5 ईयर, और वही बात करेंगे सिविल सर्विसेज जो गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए भी 5 ईयर। तो बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिर्फ ओबीसी के लिए कितनी है? आपकी 3 ईयर। बाकी सबके लिए कितनी है? 5 ईयर। चाहे आप एक्स सर्विसमैन हो, चाहे एससी एसटी हो, चाहे जे एंड के डोमिसाइल हो, चाहे
एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पर्सन हो। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो इसमें साफ साफ लिखा है बिलोंगिंग टू द SC एंड OBC कैटेगरीज एज वेल एज दोज कवर्डेड अंडर द क्लॉजेस सच एज सिविल। तो सीधी सी बात कर दी है इसने कि अगर एक व्यक्ति एक से ज्यादा रिजर्वेशन क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रहा है तो उसको दोनों का लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसके अंदर बात करते हैं। देखो सिलेक्शन प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर कितने स्टेप्स में होता है? 3 स्टेप्स में होता है। पहला रिटन होता है, उसके बाद फिजिकल होता है, मेडिकल और आपका फाइनल मेरिट। सॉरी, फाइनल मेरिट से पहले आपका इंटरव्यू और होता है। फिजिकल मेडिकल एक प्रोसीजर है, फिर तीसरे में आपका इंटरव्यू और फिर फाइनल में जाके फाइनल मेरिट लगती है। तो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर। तो पहला जो है आपका रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम के बेस पे अगर बात करेंगे तो रिटन एग्जाम में होता क्या है? तो रिटन एग्जाम क्या है? रिटन एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है आपका, और दूसरा पेपर होता है कंप्रहेंशन। ठीक है, जिसके अंदर ऐसे कंप्रहेंशन किया जाता है। तो देखो पेपर 1 फर्स्ट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, पहला MCQ क्वेश्चन होता है। दूसरा क्या होता है आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट के ऊपर होता है। 250 मार्क्स होते हैं इसके अंदर फर्स्ट पेपर के अंदर। वही सेकंड बात करते हैं जनरल स्टडीज इंग्लिश लैंग्वेज एंड द कंप्रहेंशन एंड एसे। ये कितने नंबर का होता है? 200 नंबर का। इसमें आपका एसे भी आता है, कॉम्प्रहेंशन भी आती है और साथ में जनरल स्टडीज के बारे में भी आता है। तो कुल मिला के इसका जो मेन फोकस होता है, इधर भी जनरल एबिलिटी है और इंटेलिजेंस है, जो जैसे जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, और साथ में जनरल स्टडीज। तो इस पर मेन फोकस होता है। तो पहला जो एग्जाम होता है ना वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, दूसरा आपका होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, रिटन एग्जाम। ठीक है, इसमें लगभग लगभग लिखने के लिए आता है। तो इसमें 2 पोर्शन होते हैं, उसी उसी की बात करेंगे। जैसे 2 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन होता है जिसमें आप लोग जो क्वेश्चंस होते हैं, जो पहले 80 नंबर के होते हैं, वो किस में लिख सकते हो? चाहे तो आप लोग हिंदी में लिख सकती हो और चाहे आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, जो भी आपने मीडियम में लिखना है लिख लीजिए। लेकिन बाकी अदर जो लिखे जाएंगे वो उसी मीडियम में लिखे जाएंगे जिसमें आपको पेपर कहेगा। बेसिकली वो इंग्लिश में ही लिखे जाते हैं। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब जैसे पेपर 1 का ड्यूरेशन कितना है, इसका भी इसका 2 आवर्स है, इसका 3 आवर्स है। इसमें टोटल क्वेश्चन आते हैं 125, टोटल मार्क्स हो जाएंगे आपके 250। और वहीं बात करेंगे MCQ बेस्ड होता है। पेपर किस में आएगा? जो मीडियम होगा हिंदी इंग्लिश होगा। वहीं इसकी बात करेंगे ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कितना? 3 आवर्स। टोटल क्वेश्चन 7 होते हैं। टोटल मार्क्स कितने हैं? 200। वहीं 1/3 मार्क्स डिडक्शन फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये दूसरा वाला डिस्क्रिप्टिव होता है और पहला वाला आपका क्या होता है? ऑब्जेक्टिव। एक और चीज जो आपको बड़े ध्यान से सुननी है इसके बारे में, अगर आप लोग पहले पेपर का मिनिमम क्राइटेरिया, तो मिनिमम क्राइटेरिया अगर उसको आप लोग क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका दूसरा पेपर चेक नहीं होगा। आपको मिनिमम क्राइटेरिया आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, तभी आपका दूसरा पेपर चेक होगा। इसलिए तो आपको पहले पेपर पे ठीक ठाक फोकस करना, पहले का क्राइटेरिया पूरा होगा तभी ये दूसरा होगा। और दोनों पेपर एक ही दिन कराए जाते हैं, ये नहीं कि आज एक करा लिया रिजल्ट आएगा दूसरा। एक ही दिन दोनों होते हैं। तो ये सेम जैसे एनडी और सीडीएस में होता है, पहला पेपर जैसे एनडीए में होता है, पहला पेपर क्वालिफाई होगा तभी दूसरा चेक होगा। यहाँ भी सेम वही है, पहला पेपर क्वालिफाई होगा तभी चेक होगा दूसरा। चलिए अब जैसे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स चाहिए वो क्या क्या होते हैं? तो हाइट कितनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए? 165। वुमेन कैंडिडेट के लिए 157। वेट कितना होना चाहिए भाई? 50 केजी और इधर 46 केजी। चेस्ट जो है एक्सपेंडेड, जो आपका कितना 81। लेकिन वुमेन्स के लिए चेस्ट नहीं अलाउड होता है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। वहीं पर बात करते हैं दूसरा जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड हो गया। तो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। देखो फिजिकल जो, ठीक है, एंड्योरेंस एंड टेस्ट। तो सिलेक्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द रिटन एग्जाम विल गो थ्रू द फिजिकल एंड द मेडिकल प्रोसीजर। अब जो बच्चे आपका किससे हो जाएंगे, आपका रिटन एग्जाम में दोनों पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे तो उनका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद वो फिजिकल में क्वालिफाई हो गए तो उसको क्या बैठाया जाएगा? आपका इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये आपका होता है 150 मार्क्स का होता है। तो ये आपका चलेगा लगातार। तो अगर आप लोग इसमें से भी क्वालिफाई हो जाते हैं तब आपकी कौन सी लगेगी? फाइनल मेरिट लगेगी।
अब जैसे रिटन एग्जाम्स के बारे में क्या होता है, रिटन एग्जाम टोटल 250 मार्क्स का होता है, एक ही दिन होता है जैसा कि मैंने बताया था। 10 से 12 बजे तक पहला पेपर होता है जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, और दूसरा पेपर होता है आपको शाम को 2 बजे से और शाम को 5 बजे तक। तो एक ही दिन दोनों कंडक्ट कराए जाते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव है, दूसरा डिस्क्रिप्टिव है। वही थोड़ा सा फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको क्या क्या चाहिए। तो फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको चाहिए 100 मीटर्स की रेस कितने में चाहिए, मेल कैंडिडेट कितने में, 16 सेकंड में क्वालिफाई करें। वही फीमेल कैंडिडेट्स कितने में करें, 18 सेकंड में। 880 सॉरी 800 मीटर्स कितने में करेंगे, 3 मिनट 45 सेकंड में। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप कितनी है, 3.5 मीटर, 3 चांसेस मिलेंगे, और इधर 3 मीटर्स फीमेल कैंडिडेट के लिए। शॉर्ट पुट आपका 7.26 kg का होगा, और वो कितना चाहिए आपको, 4.5 मीटर। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड है, वुमेन्स के लिए नॉट एप्लीकेबल है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। फिर इंटरव्यू आपका हो जाता है 150 मार्क्स का और फाइनल मेरिट। तो ये आपको ये समझ में आ गई होंगी। तो देखिए हमारा एक बैच चल रहा है, जो भी कैंडिडेट आपके यूपीएससी, आरओ और पीसीएस के लिए, साथ में ये जो बैच है, जितने भी लोग सीएपीएफ के लिए भी एलिजिबल हैं वो भी ले सकते हैं, और उनका सेम सिलेबस होता है दोनों का, बस प्रोसीजर अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग, हमारा जो ऐप है विमर्श लर्निंग सेंटर, आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे विमर्श, तो ऐप मिल जाएगा। तो वहां पर जाके अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारी ये शाम को 6:30 बजे से लाइव जाता है, यहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं। तो ये ऐप पर लाइव क्लासेज हैं, तो आप लोग वहां पर भी देख सकते हैं। तो आप लोगों के लिए क्या है, इसमें 3 डेमो क्लासेज आपकी, इन्वायरमेंट अभी चल रहा है, तो वहाँ 3 डेमो क्लासेज आपकी पड़ी हुई है, आप लोग देख लीजिए। लगातार शाम को 6:30 बजे होता है। आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे विमर्श पीसीएस पर। तो चलिए चलते हैं। और चाहे आप लोग सीएपीएफ के कैंडिडेट हो, चाहे आप लोग किसके हो, यूपीएससी, यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आरओ का जो री एग्जाम, अगर आपने वो फुलफिल किया है, तो ये बैच आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसमें सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सिलेबस का, जनरल एबिलिटी का सिलेबस क्या क्या है। तो जनरल एबिलिटी का सिलेबस पहला होता है, देखो, जनरल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी, तो जो लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल एबिलिटीज एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। तो डीआई के क्वेश्चंस आते हैं आपके, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, मैथमेटिक्स, ये जनरल साइंस आती है, जो तीनों साइंस होती है ना, फिर इसमें टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो ये सारी चीज इंपॉर्टेंट, लाइक इंफॉर्मेशन, तो सारा जनरल टेस्ट यानी कि तीनों साइंस, उसके अलावा टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इस सारी चीजों के बारे में बात करती है। करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो जो भाई नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल की करेंट्स होती है, वो चाहे सारे टॉपिक्स हों और चाहे वो आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक्स हों, वो भी इसी के थ्रू पढ़े जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। तो भारतीय भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों का सिलेबस पूरा पूरा आता है, और काफी डिटेल सिलेबस आता है। वहीं पर बात करेंगे जो अन्य होता है, तो देखो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये हो गया। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत की जो इतिहास है वो पूरा आएगा। फिर उसके अलावा क्या है आपका, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, भारत और वैश्विक भूगोल। ठीक है, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सारी चीजें कवर होंगी। वहीं पेपर सेकंड की बात करेंगे जनरल स्टडीज की, तो उसमें एसे और कंप्रहेंशन की बात की जाएगी। तो पार्ट 1 की बात करेंगे, तो पार्ट 1 एसे क्वेश्चंस आर इन आंसर्ड इन लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म आइदर हिंदी और इंग्लिश, टोटलिंग ऑफ 80 मार्क्स। तो देखो जो एसे राइटिंग होगी ना, वो 80 नंबर के जो होंगे, चाहे तो आप लोग हिंदी में लिख सकते हो, चाहे आप लोग इंग्लिश में लिख सकते हो, जैसा कि मैं ऑलरेडी इसमें बता चुका हूँ। उसके बाद बात करेंगे, अब देखो इंटरेक्टिव टॉपिक कहाँ पर होंगे, इंडियन हिस्ट्री पर होगा, फ्रीडम स्ट्रगल पर होगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, किसी पर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। वही पार्ट बी की बात करें, कॉम्प्रहेंशन आएगी, प्रिसी राइटिंग आएगी, कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स टू बी अटेम्प्टेड इंग्लिश ओनली। तो ये चीज ध्यान रखने हैं, जो पार्ट बी होता है ना, सिर्फ और सिर्फ आपको कितने में करना है, इंग्लिश लैंग्वेज में करना है। और ये गलती आप लोग बिल्कुल भूल कर भी नहीं करेंगे, कि अगर किसी भी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रहेंशन या पार्ट बी जो करना है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में करना है। ठीक है, तो ये सारा आपका सिलेबस था और ये सारी जानकारी थी। तो आप लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ
विमर्श पीसीएस पर। आप लोगों के लिए अगर ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग अगर आप लोग पीसीएस, आरओएआरओ और सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ ये हमारा ऐप है विमर्श लर्निंग सेंटर का, तो आप लोग उसमें जुड़ जाएंगे। ये वेब ऐप पे जो क्लासेस चल रही हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप लोग जुड़ जाएंगे। इसमें 3 डेमो क्लासेस आपके लिए फ्री पड़ी हुई हैं, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ विमर्श लर्निंग सेंटर पर। चलिए इसी के साथ आप लोगों से हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।